हेलो स्टूडेंट्स, इन कंटिन्यूएशन विद माय प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने प्लांट कम्युनिटी या पादप समुदाय की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, उसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि उसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट प्लांट कम्युनिटी का किस तरह से होता है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम प्लांट कम्युनिटी को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो किसी भी प्लांट कम्युनिटी को स्टडी करने के लिए हम मुख्य रूप से 2-3 कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। एनालिटिकल कैरेक्टर्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विश्लेषणात्मक लक्षण, सिंथेटिक कैरेक्टर्स दैट मीन्स संश्लेषणात्मक लक्षण, और फिजियोग्नोमिक कैरेक्टर्स, इसका मतलब है उसका स्वरूप कैसा है। आज के वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे एनालिटिकल कैरेक्टर्स की। एनालिटिकल कैरेक्टर्स को हम 2 तरह से स्टडी करते हैं, पहला क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स और दूसरा क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। जैसा नाम से ही पता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स जिनको कि हम मेज़र नहीं कर सकते, और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स जिनको कि हम नाप सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ स्पीशीज़ और फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन, स्ट्रैटिफिकेशन, पीरियोडिसिटी, वाइटलिटी एंड सोशिएबिलिटी। इन सभी टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले काइंड्स ऑफ स्पीशीज़ और फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन। किसी भी प्लांट कम्युनिटी का में कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं या उसका फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन दैट इज़ उसका फ्लोरा क्या है, दैट मीन्स उसमें कौन कौन सी प्लांट स्पीशीज़ पाई जाती हैं, ये डिसाइड करता है कि पादप समुदाय कैसा है या उसका एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है। तो अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ स्पीशीज़ इज़ एसेंशियल फॉर द स्टडी ऑफ अ स्टैंड. Floristic list is valuable because each species has its own amplitude in relation to the environment and to the other species. Then comes the stratification. Stratification of vegetation. Stratification का मतलब है स्तरण, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि अलग अलग लेयर्स के अंदर या अलग अलग स्तरों के अंदर जो क्या है प्लांट्स पाए जाते हैं। तो इन अ कम्युनिटी प्लांट्स अकरिंग टुगेदर हैविंग ए सिमिलर इकोलॉजी अकर्स इन डेफिनेट स्ट्रेटा नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। मतलब एक ही कम्युनिटी में सिमिलर इकोलॉजी वाले प्लांट्स भी क्या होते हैं, अलग अलग स्तर पर या अलग अलग लेवल्स पर पाए जाते हैं। The size and number of these strata depends upon the kinds of life forms present. Most temperate forest communities are composed of at least 3-4 strata. Desert, alpine and grassland communities may have fewer strata. Tropical rainforests are extremely complex and have 5 to 7 strata. मतलब ये एक व्यवस्था है। जो स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, एक अरेंजमेंट है या एक व्यवस्था है जिसमें विभिन्न जातियों के पादप उपलब्ध भौतिक तथा कार्य की सुविधाओं का परिस्थितियों का अधिकतम उपयोग करने के लिए उदग्र परतों में व्यवस्थित रहते हैं। मतलब उनके जो व्यवस्था है या अरेंजमेंट है वो इस तरह से होता है कि जो भी उपलब्ध मतलब अवेलेबल साधन है, चाहे भौतिक साधन हो चाहे कार्य की साधन हो, उनका वो मैक्सिमम लाभ उठा सकें। पादप समुदाय में सभी पौधे समान ऊंचाई के नहीं होते, अतः ऊंचाई की दृष्टि से भिन्न भिन्न पौधे भिन्न भिन्न स्तरों में व्यवस्थित रहते हैं। उदाहरणार्थ किसी घने वन में पादपों के कई स्पष्ट स्तर पाए जाते हैं, जैसे सर्वाधिक ऊंचाई वाले वृक्षों का स्तर, फिर उसके बाद क्या आएगा झाड़ियों का स्तर, शाकीय पौधों का स्तर, और भूमि पर क्या पाए जाएंगे, मॉस हैं, शैवाल है, लाइकेंस आदि की लेयर्स पाई जाती हैं। ये स्तर एक निश्चित क्रम में पाए जाते हैं। वनस्पति का यह स्ट्रैटिफिकेशन या स्तरीकरण प्रकाश, वायु, नमी व अन्य पर्यावरणीय कारकों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए होता है। कई स्तरों वाले वनों को हम क्या कहते हैं, मल्टी स्टोरी या बहुस्तरीय वन कहते हैं। तो मतलब स्ट्रैटिफिकेशन की एक अपनी वैल्यू है, जिससे कि हर एक पौधा जो उस कम्युनिटी में प्रेजेंट है उसको पर्याप्त प्रकाश, वायु या नमी मिल सके। देन कम्स द पीरियोडिसिटी, या इसको हम फिनोलॉजी भी कहते हैं। इसको हम हिंदी में कहते हैं घटना विज्ञान या आवर्तिता।
Periodicity refers to the phenomenon related to the seasonal changes, that is growth, flowering, pollination, ripening, etc. Periodicity is controlled by a number of environmental factors such as light, temperature, etc. Phenology refers to the appearance of various plants at different seasons of the year. मतलब प्रत्येक जाति के जीवन इतिहास में कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाएं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जैसे बीजांकुरण मतलब बीजों का अंकुरण होना, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, पर्णों का झड़ना, फूलों का आना, फूलों का बनना, बीजों का प्रकीर्णन। इस तरह से कई सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल में। इन घटनाओं के समय व प्रक्रम के अध्ययन की घटना को हम घटना विज्ञान कहते हैं। मतलब अलग अलग प्लांट्स में इन घटनाओं का समय अलग अलग होता है, तो उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, घटना विज्ञान कहते हैं या फिनोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यवस्था एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है। समुदाय के समस्त पौधों के बीजांकुरण, वृद्धि, पुष्पन, फलन के समय में अंतर होता है। अतः घटना विज्ञान दैट इज फिनोलॉजी के अंतर्गत प्रत्येक पौधे के जीवन की समस्त अवस्थाओं के संबंध में हम एक आलेख तैयार करते हैं, मतलब पूरा एक डाटा तैयार करते हैं, और जिससे और इस चीज़ को हम कहते हैं फिनोलॉजी या घटना विज्ञान। नेक्स्ट, वाइटलिटी या विगर। It relates to the condition of a plant and its capacity to complete the life cycle. That means vitality या vigor, कोई भी plants यदि vigor है उसके अंदर तभी वो अपनी life cycle complete कर सकता है, अदरवाइज वो बीच में ही वो मर जाएगा। तो it relates to the condition of a plant and its capacity to complete the life cycle. There are number of criteria to determine the vigor of the plants, such as the rapidity of growth, rate and amount of leaves, shoots, etc. पौधों की सामान्य वृद्धि एवं जनन क्षमता को जीवन शक्ति कहते हैं, जो किसी भी जाति के सफलतापूर्वक जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन शक्ति के फलस्वरूप ही समुदाय में पादप अपना प्रमुख स्थान बना सकते हैं। जीवन शक्ति जाति या स्पीशीज़ के भार पर निर्भर करती है। पौधे में स्तंभ की लंबाई, मूल की लंबाई मतलब शूट लेंथ, रूट लेंथ, पर्णों की संख्या मतलब टोटल नंबर ऑफ लीव्स, पुष्प, फल, बीज की संख्या, भार आदि जो गुण होते हैं वो जीवन शक्ति को निर्धारित करते हैं, मतलब उनकी वाइटलिटी को या उनमें कितना विगर है उसको निर्धारित करते हैं। कुछ पौधे अच्छी जीवन शक्ति के कारण ही पादप समुदाय में प्रभावी होते हैं, और कुछ पौधे जिनके अंदर इन चीज़ों की कमी होती है वो अप्रभावी होते हैं। मिश्रा और पुरी ने 1954 में वाइटलिटी के आधार पर पौधों को 3 समूह में बांटा, जबकि ब्राउन एंड ब्रैंकेट ने 1932 में इनको 4 समूह में विभक्त किया। लेटेस्ट कौन था? डॉबेनमायर 1968 ने उन्हें वाइटलिटी के आधार पर निम्नलिखित उन्होंने 5 समूह बनाए। ओके, इस स्लाइड के अंदर मैंने 4 क्लासेस दे रखी हैं, बुक के अंदर 5 मैं आपसे शेयर करूंगी पीडीएफ में। तो V1 का मतलब है पौधे अंकुरण के पश्चात शीघ्र मर जाते हैं, वो कौन सी क्लास में आएंगे? V1 में। फिर V2 पौधे अंकुरण के पश्चात कुछ वृद्धि करते हैं लेकिन प्रजनन नहीं कर सकते, तो V1 जैसे ही अंकुरित हुए मर गए। V2 अंकुरण के पश्चात थोड़ा सा वृद्धि करते हैं और उसके पर वो क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, नए प्लांट्स नहीं बना सकते। फिर V3 पौधे जो केवल कायिक जनन ही करते हैं, मतलब ओनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इसके अंदर अभाव होता है। ओके, फिर V4 पौधे जिनमें लैंगिक जनन तो होता है पर बहुत कम, और V5 जो पौधे लैंगिक प्रजनन का वृद्धि करते हैं। जो V5 है मतलब वो क्या? हाईएस्ट वाइटलिटी वाले हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और अपना लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया आपका वाइटलिटी या विगर और उसकी 5 क्लासेस। देन कम्स द सोशिएबिलिटी। ओके, सोशिएबिलिटी क्या होती है? सोशिएबिलिटी रेफर्स टू द degree to which the plants are aggregated in nature. It is not a constant feature. Sociability मतलब कि वो कितने समूह में एक साथ रहते हैं, अकेले रहते हैं, 2 के ग्रुप्स में रहते हैं, 3 के ग्रुप्स में रहते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना सोशल लोग होते हैं, तो जो सोशल लोग होते हैं वो ज़्यादा लोगों के साथ रहते हैं। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है? सोशिएबिलिटी या सामाजिकता होती है। It is depend upon the life form, mode of reproduction,
विगर ऑफ द प्लांट्स, हैबिटेट, कंडीशन, कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। तो सोशेबिलिटी की भी क्या होती हैं, 5 क्लासेस होती हैं। तो कुछ जातियाँ जो पादप के कुछ जातियाँ तो क्या होती है, थिक पॉपुलेशन का निर्माण करती हैं। और इसी तरह से ब्राउन ब्लॉन्केट ने 1932 के अंदर सोशेबिलिटी की भी 5 क्लासेस बताई। S1 मतलब वो पौधे जो कि अकेले पाए जाते हैं, S2 जो कि कुछ पौधों के समूह में होते हैं, जैसे 2-4, फिर S3 छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर पौधे वितरित, मतलब छोटे छोटे उनके ग्रुप्स बने रहते हैं, उसमें ये वितरित होते हैं। फिर S4 बड़े बड़े लार्ज पैचेस के अंदर बड़े प्रेजेंट रहते हैं। और फिर S5 बहुत बड़े बड़े एरियाज़ के अंदर एक ही प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। मीन्स ग्रोइंग सिंगली, प्लांट ग्रोइंग इन स्मॉल ग्रुप्स, स्मॉल स्कैटर्ड पैचेस, लार्ज पैचेस एंड वेरी लार्ज स्टैंड्स। तो ये सब क्या हो गया, सामाजिकता या सोशियबिलिटी के टाइप्स हो गए कि जिसमें प्लांट्स अरेंज रहते हैं। और इसको हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से व्यक्त किया जा सकता है, सोशियबिलिटी इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 100। डेंसिटी मतलब सघनता, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह से हम परसेंटेज क्या है सोशियबिलिटी की उन प्लांट्स की वो हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ये हमारे हुए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स की। पहले हमने क्या पढ़े, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। टू स्टार्ट विथ एनालिटिकल कैरेक्टर्स, सिंथेटिक कैरेक्टर्स एंड फिजियोग्नोमिक कैरेक्टर्स। एनालिटिकल कैरेक्टर्स आज हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम पढ़ चुके हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स की। इसमें हम पढ़ेंगे डेंसिटी, एबंडेंस, कवर एंड फ्रीक्वेंसी। ये क्या होते हैं, इनको हम किस तरह से मेज़र करते हैं या किस तरह से हम इनको नापते हैं। मेज़रमेंट ऑफ लोकल वेजिटेशन बाय क्वाड्रेट मेथड। किसी भी पादप समुदाय के वे लक्षण जिनका मापन संभव हो तथा जिनको परिमाणात्मक रूप से व्यक्त किया जा सके उनको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स या परिमाणात्मक लक्षण कहते हैं। पादप आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, पादप सघनता दैट इज डेंसिटी, बाहुल्य दैट इज एबंडेंस तथा आवरण एवं आधारीय क्षेत्र मतलब कवर एंड बेसल एरिया, ये हैं पादप समुदाय के परिमाणात्मक लक्षण, इनको कहते हैं हम। पादप समुदाय के अध्ययन की विशेष विधियों जैसे सैम्पलिंग टेक्निक्स द्वारा इन लक्षणों का अध्ययन किया जा सकता है। कई बार इनको स्टडी करने के लिए हम अलग अलग तरह के मेथड्स यूज़ करते हैं। सपोज़ क्वाड्रेट मेथड है, ट्रांजैक्ट मेथड है, पॉइंट मेथड और प्लॉटलेस मेथड है। तो अभी हम बात करेंगे क्वाड्रेट मेथड की। क्वाड्रेट मेथड से हम अलग अलग इन चीज़ों को किस तरह से नाप सकते हैं। तो क्वाड्रेट मेथड, सपोज अब ये क्या होता है, क्वाड्रेट क्या होता है, क्वाड्रेट होता है एक, ये आप चित्र में देख रहे हैं ना, ये जो वाइट कलर का जो रेक्टेंगल है वो क्वाड्रेट होता है, जिसको हम एरिया सपोज इसके अंदर देखिए 1m मल्टीप्लाइड बाय 1m, दैट इज़ हमने क्या ले रखा है क्वाड्रेट, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का हमने क्वाड्रेट ले रखा है। ओके, तो क्वाड्रेट का क्या मतलब है कि आप उसके अंदर जो भी वनस्पति पाई गई है या जो भी प्लांट स्पीशीज़ उसके अंदर पाई गई हैं उसको हम नोट कर लेते हैं। तो प्रोसीजर अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि क्वाड्रेट मेथड से फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी या अबंडेंस को हम किस तरह से मेज़र कर सकते हैं और उसका क्या फॉर्मूला है। तो प्लेस द क्वाड्रेट ऑफ साइज 1m मल्टीप्लाइड बाय 1m रैंडमली इन द स्टडी फील्ड। कोई भी जो भी आपको फील्ड स्टडी करना है, उस किसी भी फील्ड में आपको पता करना है कि वहाँ पे कौन सा प्लांट फ्रिक्वेंट है, कौन सा लेस फ्रिक्वेंट है, या वहाँ पे डेंसिटी या अबंडेंस किस प्लांट की ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, वो फील्ड सेलेक्ट, कोई भी कॉलेज कैंपस में हो सकता है, आपके घर का कोई भी गार्डन हो सकता है। ओके, तो आप एक क्वाड्रेट लेते हैं जो कि जनरली 1 स्क्वायर मीटर एरिया का होता है, और आप रैंडमली उस फील्ड में उसको फेंक देते हैं या रख देते हैं जहाँ पर कि आपको प्लांट स्पीशीज़ के बारे में जानना है।
Place the quadrate, okay. List the number and type of plant species occurring in each quadrate. अब हम क्या करते हैं, सपोज जो भी आपका फील्ड है उसमें हम मिनिमम 10 जगह 10 अलग अलग जगहों पर हम क्या करते हैं, क्वाड्रेट डालते हैं। उसके बाद हर एक क्वाड्रेट, सपोज मैंने पहली बार क्वाड्रेट डाला, उसके अंदर जितने भी प्लांट्स हैं, जैसे उसमें यूफोरबिया है या कैलोट्रोपिस है या जो भी उसके अंदर ये प्लांट्स हैं, वो हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते जाते हैं, ठीक है। और उसके नंबर भी नोट, जैसे यूफोरबिया के 5 प्लांट हैं या कैलोट्रोपिस के 4 प्लांट हैं या लॉनिया के 10 प्लांट हैं या आर्जीमोन के 20 प्लांट हैं, जो भी आपके प्लांट इसके अंदर 10 प्लांट हैं, 15 प्लांट हैं, जो भी हैं, तो आप एक रजिस्टर लेते हैं, फील्ड में जाते हैं, पेन पेपर लेते हैं और हर एक क्वाड्रेट में जितने भी प्लांट स्पीशीज़ आ रही हैं उनका नाम लिखते हैं और उनका नंबर हम लिखते जाते हैं। इस तरह से यदि हमें इस पूरी जानकारी चाहिए तो हम मिनिमम 10 जगहों पर क्वाड्रेट को रखते हैं और उसको स्टडी करते हैं, ओके। तो throw the quadrate frame at random at different places in stand and find out the minimum number of quadrates to be studied. In our study there is 10 quadrates, मतलब 10 ऐसे quadrates, मतलब उसका क्या मतलब है कि सपोज 10 क्वाड्रेट के बाद 11वें क्वाड्रेट जब आप फेंक रहे हो तो जो नई स्पीशीज़ नहीं आ रही हैं, दैट मीन्स 10 क्वाड्रेट्स आपके सफिशिएंट हैं जिसमें कि आपकी जितनी भी उस फील्ड में स्पीशीज़ है वो कवर हो रही हैं। तो वो क्या हो गया, आपका मिनिमम नंबर ऑफ़ क्वाड्रेट्स हो गए जो कि आपको स्टडी करना है। जब आप 11वां क्वाड्रेट फेंकेंगे तो भी वही सेम प्लांट्स आने वाले हैं, ओके। तो रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन द टेबल पर मार्क अ साइन अगेंस्ट ईच स्पीशीज़ अकर इन क्वाड्रेट। अभी मैं आपको टेबल बताती हूँ किस तरह से बनानी है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी एंड अबंडेंस ऑफ अ स्पीशीज़ इन द टेबल। तो इन सब का एक फार्मूला है, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो फार्मूला क्या है। फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पीशीज अकर्स इन ईच क्वाड्रेट, ओके। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी को हम ज्ञात करते हैं, आगे मैंने फार्मूला दे रखा है, क्वाड्रेट्स की संख्या जिसमें वह जाति उपस्थित है। सपोज आपने 10 क्वाड्रेट फेंके, 10 में से कोई भी, यदि हम सपोज यूफोरबिया की बात करें तो 10 में से यूफोरबिया 8 में प्रेजेंट है, तो क्या हो गया फार्मूला, आवृत्ति प्रतिशत या फ्रीक्वेंसी परसेंटेज इज इक्वल टू क्वाड्रेट्स की संख्या जिसमें वह जाति प्रेजेंट है। मतलब क्वाड्रेट्स की संख्या कितनी हो गई, 8 अपॉन अध्ययन किए गए कुल क्वाड्रेट्स की संख्या, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स कितने हैं आपके, 10। आपने 10 बार ही क्वाड्रेट स्टडी किए, मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट मीन्स कितने हो गए, 8/10 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट मीन्स 80% क्या हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई यूफोरबिया या उस प्लांट की जो कि 10 में से 8 बार क्वाड्रेट में पाया जाता है। जब हम फ्रीक्वेंसी करते हैं तो हमें सिर्फ नंबर, हमें सिर्फ क्या प्रेजेंट और एब्सेंट चाहिए, नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं ये हमें डेंसिटी के लिए चाहिए रहेंगे, ओके। तो ये देखिए, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया। फ्रीक्वेंसी का है, जब इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज। तो नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स इन विच अ स्पीशीज फाउंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स, ओके, उस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यदि कोई स्पीशीज 5 बार प्रेजेंट है 10 क्वाड्रेट में से तो वो क्या होगा, 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट मीन्स 50%। यदि कोई 3 बार ही प्रेजेंट है तो 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 100 मीन्स 30%। उसी हिसाब से क्या है, ये अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी चार्ट द फ्रीक्वेंसी क्लासेस, उसी तरह से ये फ्रीक्वेंसी की क्लासेस बनाई हैं। ये क्लासेस बनाई है रॉन्कियर ने 1934 के अंदर। उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी क्लासेस हैं ABCDE, दैट मीन्स यदि कोई प्लांट स्पीशीज़ की फ्रीक्वेंसी परसेंटेज 1 to 20 आती है तो वो क्लास A में है, 21 to 40 मीन्स क्लास B, 41 to 60 क्लास C, 61 to 80 क्लास D एंड 81 to 100 क्लास E। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी नोट करते हैं। अब डेंसिटी और एबंडेंस के भी आप फार्मूला देख लीजिए। डेंसिटी इज द एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज पर क्वाड्रेट मेथड। अब डेंसिटी के अंदर आप क्या करेंगे, total number of individuals of a species in all quadrate upon total number of quadrates, that means अब फ्रीक्वेंसी के अंदर तो आपने क्या था, सिर्फ ये देखा था कि वो स्पीशीज़ किस में प्रेजेंट है किस में एब्सेंट है, मतलब 10 में से यदि वो 5 में प्रेजेंट है तो आप 5 लिखेंगे फ्रीक्वेंसी में, पर डेंसिटी में आपको देखना है उसके नंबर। सपोज़ यदि वो 10 में से 5 प्रेजेंट है तो 5 में कितनी कितनी प्रेजेंट है, सपोज़ फर्स्ट के अंदर वो 3 प्रेजेंट है, फिर सेकंड में वो
4 प्रेजेंट है, मतलब उसका टोटल नंबर कितना है। यदि वो 10 में से 5 क्वाड्रेट्स में प्रेजेंट है तो 5 में से उसका नंबर कितना है। सपोज 5 में वो प्रेजेंट है, 3 3 या 2 2 करके, सपोज वो टोटल प्लांट्स के नंबर हैं 15 प्रेजेंट है, तो 15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स आपके रहेंगे 10 ही, तो 15 अपॉन 10 ये उसकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी परसेंटेज हो जाएगा। अब आप एबंडेंस कैसे निकालेंगे। एबंडेंस का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज इन ऑल क्वाड्रेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स इन विच स्पीशीज अकर्ड। अब यहाँ पर ये नहीं आएगा। अभी पहले हम दोनों में क्या कर रहे थे, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स जो कि हमारे 10 थे, हमने 10 बार क्वाड्रेट फेंके थे। अब एबंडेंस में आपको जो ऊपर वाला पॉइंट तो वही रखना है। ऊपर वाला पॉइंट्स मतलब आपको वही जो कि कितने भी नंबर आए आपके स्पीशीज़ के, जैसे 15 नंबर आए आपके, बट और 15 नंबर कितने में से आए, टोटल में से नहीं। 15 नंबर कितने में से थे, 5 क्वाड्रेट में आए, तो आप नीचे लिखेंगे 5, मतलब टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज़ इन ऑल क्वाड्रेट। ऑल क्वाड्रेट्स में सपोज कोई स्पीशीज़ आपके 15 आई, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स इन विच स्पीशीज अकर्ड, दैट मीन्स 10 तो आपने स्टडी किए, पर स्पीशीज वो 15 नंबर कितने में से है, 5 क्वाड्रेट में से, तो आप यहाँ लिखेंगे 15 अपॉन 5। इस सिंपल सी बात है। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, उसकी एबंडेंस निकाल सकते हैं, और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वो परसेंटेज एबंडेंस हो जाएगी। ओके, नाउ अब ये देखिए, इस तरह से हम क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। इधर हम लिखते हैं नेम ऑफ स्पीशीज़। यहाँ पर मैंने 5 स्पीशीज़ ही लिखी है, पार्थेनियम है, ब्रासिका, एक्जेंथियम, कैनाबिस, मैंथा, जितनी भी आपको स्पीशीज़ हैं 10-15, वो आप सबसे पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, नेम ऑफ स्पीशीज़। ओके, उसके बाद सेकंड में आप क्वाड्रेट्स, आपने 10 बार क्वाड्रेट फेंके हैं तो इस तरह से आप नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कि मतलब जैसे पार्थेनियम है तो वो टोटल नंबर कितना है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, डेंसिटी, डेंसिटी परसेंटेज, एबंडेंस, एबंडेंस परसेंटेज, तो फॉर्मूले आपको पता ही हैं, और ये आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये और क्लियर हो जाएगा। सपोज अब ये देखिए, सपोज पार्थेनियम है, यदि आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी नोट कर रहे हैं तो आपको नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ टिक करेंगे। तो सपोज पार्थेनियम, अब आप पहला क्वाड्रेट देखिए, पार्थेनियम पहले क्वाड्रेट में प्रेजेंट था, मैंने साथ में ये भी लिख दिया है कि वो कितना प्रेजेंट था, 2, तो प्रेजेंट था और 2, क्योंकि हम सारा कुछ, हम एबंडेंस भी निकाल रहे हैं और डेंसिटी भी निकाल रहे हैं। यदि आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो सिर्फ आपको टिक करना है कि हाँ प्रेजेंट था या एब्सेंट था। फिर दूसरे क्वाड्रेट में वो प्रेजेंट था और 1 था, तीसरे में भी प्रेजेंट था, चौथे में, इस तरह से ये सब में प्रेजेंट था, और इसका टोटल कितना है, 2 और 1 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो हमने क्या लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 16 हो गए। यहाँ पर आप एक कॉलम ये भी बना सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ, कि वो किसके अंदर प्रेजेंट थे, मतलब नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स इन विच द स्पीशीज अकर्ड, तो वो किस में, 10 में प्रेजेंट थी, मतलब 10 अपॉन 10 हो जाएगा। अब आप ब्रासिका देखिए, ब्रासिका क्वाड्रेट 1 में प्रेजेंट है और 3 प्रेजेंट है, 2 में प्रेजेंट है, 3 में वो प्रेजेंट नहीं है तो हमने कुछ भी नहीं लिखा है, 4 5 6 में प्रेजेंट है, 7 में एब्सेंट है, 9 में एब्सेंट है, ठीक है। तो अब इसके टोटल नंबर कितने हो गए, मतलब कितने क्वाड्रेट में प्रेजेंट है, ये 1 2 3 4 5 6 7 में तो ये प्रेजेंट है, और 7 के अंदर कितना नंबर प्रेजेंट है, 10 नंबर प्रेजेंट है। अब हम इनसे निकाल लेते हैं। आपने फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, क्वाड्रेट्स की संख्या जिसमें वह उपस्थित है। यदि हम पार्थेनियम देखें तो कितने क्वाड्रेट्स में प्रेजेंट है पार्थेनियम, 10 में, अपॉन अध्ययन किए गए कुल क्वाड्रेट्स की संख्या, मतलब 10 अपॉन 10, तो क्या आ गया इसका फ्रीक्वेंसी, 1 आ गई, 10 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 100% फ्रीक्वेंसी आ गई। ओके, यदि हम इसी तरह से आप सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रासिका देखें तो कितने क्वाड्रेट्स में प्रेजेंट है ब्रासिका, 1 2 3 4 5 6 7 के अंदर ब्रासिका प्रेजेंट है, दैट मीन्स 7 अपॉन 10, तो कितना हो गया 0.70 या मल्टीप्लाइड बाय 100। जनरली हम फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में ही लिखते हैं, तो आप यहाँ लिखिए सिर्फ फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, मतलब 10 में से 7 में प्रेजेंट, तो 7 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज इसकी फ्रीक्वेंसी परसेंटेज कितनी आ गई, 70। और इनकी क्लास कितनी होगा, यदि 80 से 100% कौन सी क्लास है, ई, फ्रीक्वेंसी की क्लास ई, तो ये जो दोनों ही, ये जो 70% है वो तो डी में प्रेजेंट है, 100% है 80 to 100% क्लास ई, दैट इज पार्थेनियम की क्लास कौन सी हो गई, फ्रीक्वेंसी क्लास ई, और ब्रासिका की फ्रीक्वेंसी क्लास कौन सी हो गई, डी हो गई, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फ्रीक्वेंसी क्लास कौन सी है, पिछले
पिछली वाली स्लाइड्स में, तो आप उसमें से चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी। चलिए अब डेंसिटी का क्या फॉर्मूला था? डेंसिटी का फॉर्मूला था अध्ययन किए गए क्वाड्रेट्स में जाति के पौधों की कुल संख्या, मतलब जो भी आपने क्वाड्रेट्स स्टडी किए उसमें उनका नंबर कितना है। तो अब इसका नंबर कितना है पार्थेनियम का? 16। और कितने क्वाड्रेट्स अपॉन अध्ययन किए गए कुल क्वाड्रेट्स की संख्या, दैट मीन्स उनका नंबर क्या है और कितने क्वाड्रेट्स स्टडी किए गए। तो नंबर तो है 16 और क्वाड्रेट्स कितने स्टडी किए हैं आपने? 10। तो कितना हो गया आपका 16/10 मतलब 1.6, और ये तो हो गया डेंसिटी, और मल्टीप्लाइड बाय 100 किया तो 160 क्या हो गई उसकी डेंसिटी परसेंटेज। इसी तरह से इसके कितने पौधे हैं? 10। ओके, और 10 पौधे हैं और इसका डेंसिटी कितनी हो गई आपकी? 10/10 मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट मीन्स 100%। तो ये फॉर्मूला में सिर्फ आपको पुट करना है। चलिए अब हम एबंडेंस की बात करते हैं। एबंडेंस में आपको क्या करना है? कुल संख्या डिवाइडेड बाय अपना टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स नहीं लिखना है, इसमें आपको वो नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स लिखने हैं जिसमें वो स्पीशीज़ प्रेजेंट रही। दैट मीन्स चलो अब हम इसको ब्रेसिका से समझते हैं। ब्रेसिका में कितने प्लांट्स मिले हैं आपको? 10 मिले हैं। 10 कितने क्वाड्रेट्स में से मिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 में से मिले हैं। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? 10/7। 10/7 से आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो गया? 1.43, और अब मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो ये इसका क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी एबंडेंस परसेंटेज हो गया। ओके, ये सिंपल सा पार्थेनियम में आप कर सकते हो। मतलब आपको 16 मिले हैं, 16 कितने में से मिले? 10 में से। तो 16/10 दैट मीन्स आपकी एबंडेंस कितनी हो गई? 1.60। ओके, और इसको यदि मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 160 इसकी एबंडेंस आ गई। तो आपको फॉर्मूला याद करने हैं, इस तरह से टेबल बनानी है और सिंपल आप एबंडेंस और जो भी आपकी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और एबंडेंस आप कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एक चीज़ जो इसके अंदर रहती है वो है कवर। कवर और बेसल एरिया क्या होता है ये मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। कवर या आवरण, पौधे द्वारा घेरे गए एक क्षेत्र को हम आवरण कहते हैं। मतलब प्लांट जो कम्युनिटी है उसके अंदर पौधे ने कितने क्षेत्र को घेर रखा है वो इसका आवरण कहलाता है। यह क्षेत्र पर्णिल आवरण मतलब हर्बेज कवर या बेसल एरिया कवर हो सकता है। अब जो कवर होता है वो ऊपर वाला हो सकता है, मतलब आपका हर्बेज कवर हो सकता है जिसे हम कहते हैं पर्णिल कवर, या वो नीचे वाला हो सकता है जिसे हम कहते हैं आधार क्षेत्र का कवर या बेसल एरिया कवर कहते हैं। पर्णिल आवरण से अर्थ है पादप के वायव भागों द्वारा, मतलब जो वायव मतलब जो एरियल पार्ट्स हैं उनके द्वारा घेरा हुआ भूमि का क्षेत्र। पर्णिल आवरण पर्णिल उपलब्धता का एक अच्छा मापन है। इसका आकलन चार्ट, क्वाड्रेट या पॉइंट फ्रेम मेथड द्वारा किया जाता है। बेसल एरिया क्या है? आधारीय क्षेत्र से अभिप्राय तने द्वारा भेदित या प्रवेश किए गए भूमि क्षेत्र से है। मतलब जब तना भूमि के अंदर चला जाता है तो उस एरिया को कितना कवर कर रखा है वो क्या कहलाता है? इसका बेसल एरिया कहलाता है। तो पर्णिल आवरण के अतिरिक्त तना भी भूमि सतह पर कुछ स्थान को घेरता है, अर्थात तना व मूल संधि द्वारा घेरा गया भूमि क्षेत्र क्या कहलाता है? आधारीय क्षेत्र कहलाता है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? कवर हो गया, और आपका बेसल एरिया हो गया कि कवर क्या होता है और बेसल एरिया क्या होता है। आधार क्षेत्र के अध्ययन में घासें या भूस्पर्शी पौधे कुछ कठिनाई उपस्थित करते हैं क्योंकि वो बिल्कुल क्या होते हैं? ज़मीन से छूते हुए होते हैं। ऐसी अवस्था में पौधे के तने का आधार क्षेत्र मूल के समीप से नापा जाता है। अन्य शाकीय पौधों में भूमि से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर तथा वृक्षों में 1.5 मीटर ऊपर तने के व्यास को ज्ञात किया जा सकता है। पर्णिल आवरण मतलब जो आपका हर्बेज कवर है, पर्ण वाला जो एरिया, उसके आधार पर पादप जातियों को हम 5 श्रेणियों में विभक्त करते हैं, ABCDE। ए मतलब 5% से कम पर्णिल आवरण की जातियाँ, बी 5 से 25% पर्णिल आवरण की जातियाँ, सी 26 to 50 26 से 50% पर्णिल आवरण की जातियाँ, क्लास डी 51 to 75% पर्णिल आवरण वाली जातियाँ, और ई 76 to 100 मतलब इतना प्रतिशत पर्णिल आवरण वाली जातियाँ। अधिक पर्णिल आवरण वाले पादप प्रकाश को अधिक रोकते हैं, फलस्वरूप घनी छाया हो जाती हैं। ये तो आपको सभी पता है, जिनका पर्णिल एरिया ज़्यादा होएगा मतलब वो सघन होएंगे, छाया होएगी, और क्या होएगा?
छाया अधिक रहेगी। जो सघन वन में सतही पादप फ्लोरा के पादप के वितरण को प्रभावित करते हैं। आधारीय क्षेत्र कुछ सीमा तक पौधे की आयु के साथ बढ़ता है, जो कि प्ररोह में शुष्क पदार्थ या डाई मैटर के एक्यूमुलेशन को प्रकट करता है। तो इस तरह से ये आपका हो गया है कवर एंड बेसल एरिया, और इस तरह से आपके एनालिटिकल करैक्टर्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो करैक्टर्स रह गए हैं उनकी हम बात करेंगे।